नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके जो लास्ट पेपर हुआ है, टेस्ट पेपर हुआ है, उसके अंदर फिजिक्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनके आंसर क्या हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P = m.v। तो संवेग को P से लिखा जाता है और संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। जब भी आप द्रव्यमान को वेग से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? संवेग मिलता है। क्लियर? यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तो यूनिट द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम और वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो आपको संवेग का मात्रक मिल जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इतनी बातें तो हमें आज तक याद रखनी है। किसके बारे में? संवेग के बारे में। संवेग का फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू वेग और संवेग का यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब बात करते हैं, जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि संवेग को हम लोग को कैलकुलेट करना है यदि हमने वेग को 2 गुना कर दिया। तो देखिए P = है mv। क्लियर? अब ये बताइए संवेग निर्भर किस पे कर रहा है? वेग पे भी और मास पे भी। तो द्रव्यमान के तो सीधे समानुपाती है और वेग के भी सीधे समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सीधे समानुपाती का मतलब होता है कि अगर m बढ़ेगा तो भी p बढ़ेगा और v बढ़ेगा तो भी p बढ़ेगा। यहां पे उसने क्या बोला है कि वेग को क्या कर रहा है वो 2 गुना। तो अगर हम लोग बोलते हैं इस वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वैसी बात है संवेग भी कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि समानुपाती का मतलब यही होता है कि जिस अनुपात में आप एक को बढ़ाओगे उसी अनुपात में दूसरा बढ़ेगा। वेग को 2 गुना कर दिया तो संवेग भी 2 गुना होगा, वेग को 4 गुना करेंगे तो संवेग भी 4 गुना होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? पहला, कि वेग को 2 गुना करने पर संवेग भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है। आई थिंक क्लियर है आपको ये बात और आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक सामान्य दोलक की दोलन गति के संबंध में विचार दे रखें और सही कथन आपको समझाना है कि दोलन गति के बारे में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग कि दोलन के बारे में सही कथन क्या है। तो पहले तो हम लोग दोलन गति की बात करते हैं कि जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है? ये इसकी माध्य स्थिति है। क्लियर? अच्छे से समझते हैं इसको थोड़ा सा कि ये पेंडुलम है और ये कहलाती है इसकी माध्य स्थिति, मीन पोजीशन कहलाती है, इसको माध्यावस्था भी कह सकते हैं। तो जो ये पेंडुलम है अभी मीन पोजीशन में लटका हुआ है। अब ये दोलन गति क्या होती है? दोलन गति होती है अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द अगर कोई वस्तु अपनी गति को दोहराए तो वो गति कहलाती है दोलन गति। जैसे पेंडुलम की गति कि अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द वह अपनी स्थिति को बार बार क्या करती है? रिपीट करती है। तो ऐसी गति कहलाती है दोलन गति। तो ये पेंडुलम है सपोज और पेंडुलम लटका हुआ है। जब हम लोग पेंडुलम को क्या करते हैं? खींचते हैं तो ये यहां आ जाएगा, फिर वापस जब यहां से रिलीज करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। तो ये पेंडुलम इस तरह से मूव करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और वापस यहाँ। जब ये माध्यावस्था से यहाँ जाएगा तो 1/4 चक्कर कंप्लीट करेगा, वापस यहाँ आएगा
तो हाफ हो गया, यहाँ गया तो 3/4 हो गया, और यहाँ आने पर यह वापस एक चक्कर को पूरा करता है। क्लियर। अब होता ये कि जब ये इस पोजीशन में होता है, इनको बोला जाता है कौन सी स्थिति? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को बोलते हैं हम चरम अवस्था। तो ये भी इसकी चरम अवस्था है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब ये यहां पर आता है तो होता यह है कि यहां पर इसके आने से हाइट h बढ़ती है, और यहां पर क्या होगा, यहां से जैसे जैसे इधर जाएगा हाइट बढ़ेगी। और आपको पता है u स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है u = mgh। क्लियर, ये स्थितिज ऊर्जा है। तो हाइट के बढ़ने की कारण यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और इस जगह आकर के इसकी हाइट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो जब इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी तो आप बोलोगे u की वैल्यू भी बढ़ करके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब हम चरम अवस्था की बात करते हैं तो चरम अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। क्लियर। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वैसे 12mv²। क्लियर, 12mv²। अब जब ये ऊपर जाएगा तो धीरे 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 जैसे यहां तक जाएगा, यहां पर पहुंचने पर इसका वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चरम अवस्था पे इसका वेग क्या हो जाता है, 0। जब इसकी वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्लियर। तो जब हम चरम अवस्था की बात करते हैं तो चरम अवस्था पे स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम होती है, जबकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 0 हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और ये मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन खूब बार आता है कि चरम अवस्था पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी कितनी होती है, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो जब ये यहाँ पर गया तो हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ी तो हाइट बढ़ने की वजह से स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चरम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है या मैक्सिमम होता है, जबकि यहाँ पर आकर के ये जो गोलक है या पेंडुलम में रुकेगा रुकेगा तो वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी 0 होगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम होती है और जबकि गतिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ करके इसका वेग 0 हो गया। अब ये धीरे धीरे वापस क्या होगा, इधर आने लगेगा, कारण माध्यावस्था की ओर एक बल लगेगा जो प्रत्यानयन बल होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो इसको वापस माध्यावस्था की ओर लाने का प्रयास करता है। तो ये धीरे धीरे वापस इधर आने लगेगा। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो हाइट इसकी कम हो गई, हाइट कम होने पर h यहाँ पर आने पर 0 हो जाती है, तो स्थिर ऊर्जा भी यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और गतिज ऊर्जा यहाँ क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। वेग बढ़ा होता है इसका, क्योंकि ये अधिक वेग से यहाँ तक पहुँचेगी, और यहाँ पर पहुँचने पर इसका वेग ज़्यादा होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कारण हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। टोटल एनर्जी जो ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। और कुल ऊर्जा हम लोग बोल रहे हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। अब जब स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों का मान नियत है तो ऑब्वियसली बात है जब एक घट रही है तो दूसरी उस टाइम मैक्सिमम होकर के ओवरऑल वैल्यू क्या कर देगी, कांस्टेंट कर देगी। ऐसे ही जब ये घट रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यही हम लोग कह रहे हैं कि अगर एक घटेगी तो दूसरा अपने आप बढ़ती है, या एक घटती है दूसरा बढ़ती है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 होती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जबकि चरम अवस्था में इसका उल्टा होता है, गतिज ऊर्जा 0 होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं, तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको यहां क्लियर है। अब दूसरी बात, जब ये माध्य स्थिति में है, माध्य स्थिति में है तो माध्य स्थिति में जब ये रुका हुआ है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं प्रारंभ में, तो वेग कितना है वहां, विराम में
जब रुका हुआ है, वेग 0 है, और वेग 0 है तो वेग में परिवर्तन नहीं है, और वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण भी कितना होगा, 0 होगा। तो माध्य स्थिति में त्वरण भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब ये गति कर रहा होता है तब त्वरण 0 नहीं होता, क्योंकि जब ये गति कर रहा होता है तब त्वरण की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। परंतु दोलन के समय वेग के कारण त्वरण भी होता है। तो अगर आपको कोई पूछे माध्य अवस्था में त्वरण 0 होता है या नॉन 0 होता है, तो दोनों हो सकता है। अगर माध्य अवस्था में प्रारंभ की, विराम की बात करें तो वेग 0 है तो त्वरण 0 होगा ही होगा। तो माध्य अवस्था में त्वरण 0 भी हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है, जब वो विराम में है। लेकिन त्वरण की कुछ वैल्यू भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकता है, कब, जब वो गति कर रहा है, दोलन कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है। क्लियर। तो ये था इसका एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि दोलन गति के संबंध में सही कथन। तो आई थिंक आपको दोलन गति समझ में आ गई। तो सही कथन आपको निकालना है। तो एक दोलन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल करता है 2 बार। कैसे करता है ये देखो, इधर एक बार तो यहां पर वेग कितना हो रहा है, इसका अधिक हो रहा है, एक बार वेग यहां पे क्या हो रहा है, 0, क्योंकि ये कंडीशन तो यही है, एक ही बात है, ये और ये तो सेम कंडीशन है। तो एक तो चरम अवस्था हो गई, एक माध्य अवस्था होगी। यहाँ पे वेग 0 हो जाता है, यहाँ वेग अधिक हो जाता है। तो ये तो सही है कि 2 बार वो क्या करता है, अलग अलग वेग को प्राप्त करता है। तो एक दोलन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। क्लियर। दूसरा, सामान्य गोलक का दोलन आयाम समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। ये गलत है, क्योंकि आयाम के मान में समय के साथ, अगर वो आदर्श दोलक नहीं है तो आयाम के मान में समय के साथ धीरे धीरे क्या हो सकती है, कमी हो जाती है। तो ये सही नहीं है। माध्य स्थिति पर गोलक का त्वरण 0 होता है। बिल्कुल ये 0 होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे विराम की। तो उस केस में आप लोग आंसर क्या देंगे, कारण केवल पहला आंसर सही नहीं है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें केवल पहले आंसर को दे रखा है। मतलब आपको थर्ड को भी इस केस को मानकर कंसीडर करना पड़ेगा कि सर विराम के समय ये 0 होता है, मतलब कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है। तो ये तो गलत है। तो पहला और तीसरा सही कहाँ है, सेकंड में। तो आपका आंसर जाएगा ये ऑप्शन। क्लियर, आई थिंक आपको ये बात। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, 2 समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात दे रखा है, कितना, 16:25। तो उनके वेगों का अनुपात क्या है। तो ये कैसे सोल्व करना है, तो इसके लिए हमको वही गति ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए जो हमको पता है। गति ऊर्जा क्या होती है, वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा होती है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला है 12 mv²। अब मुझे बताइए गतिज ऊर्जा डिपेंड किस किस पे कर रही है। तो आप कहेंगे सर एक तो मास पे डिपेंड कर रही है, दूसरा वेग पर डिपेंड कर रही है। पर यहां पर तो द्रव्यमान जो है वो क्या दे दिए, समान दे दिए। मास तो उसने क्या दे दिए, समान कांस्टेंट दे दिए, यानी मास तो एक जैसे हैं। तो गतिज ऊर्जा डिपेंड किस पे कर रही है केवल, तो गतिज ऊर्जा अब यहां डिपेंड कर रही है किस पे, v² पे। और वो भी कैसे कर रही है, समानुपाती, क्योंकि हाफ भी नियत है, द्रव्यमान ऑलरेडी नियत दे रखा है, उसने समान दे रखा है। तो वेग पर यहां पर अब निर्भर कर रही है। मतलब क्या कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो समझते हैं, देखिए तो इसने क्या बोला, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात दे रखा है, यानी गति ऊर्जा का अनुपात ke। तो ke डिपेंड किस पे कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है। तो ke 1/ke 2। तो काइनेटिक एनर्जी 1 की और काइनेटिक एनर्जी 2 की।
तो दो वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात हो गया, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, v स्क्वायर पे, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, समानुपाती इसलिए समानुपाती 1 1 2 2। अब इन दोनों का अनुपात उसने दे दिया 16:25, यानी 16/25। और आपको क्या निकालना है, वेगों का अनुपात निकालना है, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो वेग का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है v1 अपॉन v2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इधर इसका रूट कर देंगे। v1 अपॉन v2 जब सोल्व करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, 16/25। आंसर आ जाएगा कितना, 4/5, 4:5। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डाइन का मान होता है, तो डाइन वैसे पढ़ा रखा है आपको, मात्रक किसका होता है, बल का मात्रक है, बल का मात्रक होता है। बल का फॉर्मूला होता है m × a। और जब यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट की बात करते हैं तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। त्वरण की यूनिट पर आ रखी है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। तो बल का जो मात्रक आया वो क्या है, न्यूटन। और न्यूटन को ही आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ध्यान रखिए ये इसका कौन सा मात्रक है, MKS या SI मात्रक है। CGS मात्रक की बात करते हैं तो CGS में किलोग्राम की जगह क्या आता है, ग्राम, मीटर की जगह आता है सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो जैसे इसको क्या कहा, न्यूटन, इसको कहा जाता है क्या, डाइन। तो देखिए बल के मात्रक केवल न्यूटन रटने से काम नहीं चलेगा। बल का MKS या SI मात्रक तो न्यूटन है, न्यूटन का ही मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका CGS मात्रक होता है डाइन, और डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो एक न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन। क्लियर। और एक पाउंडल, पाउंडल भी इसकी यूनिट होती है। एक पाउंडल में होते हैं 13825.5, ये 5 होगा डाइन। तो यहां पर अगर हम लोग एक डाइन निकालें तो एक डाइन बराबर आएगा, डाइन निकालना है तो ये इसके नीचे चल जाएगा 1/13825.5 पाउंडल। तो ये तो वेल नोन रिलेशन है, हमको पता है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन, अगर डाइन निकालना है 1 डाइन तो ये इसके नीचे आ जाएगा 1/10⁵ न्यूटन। तो वो डाइन में पूछ रहा है, तो एक डाइन में 1/10⁵ न्यूटन, तो ये तो सही हो गया, ये गलत है। एक डाइन में 1/3825.5 पाउंडल, एक डाइन में इतने पाउंडल, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा, A और C। आंसर जाएगा आपका D। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। हालांकि पाउंडल इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, आपके मेन यूनिट जो आपको याद रखनी है न्यूटन और डाइन ही याद रखनी है। पाउंडल आप चाहें तो याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी आपके काम आ जाए। तो ये हुई इसकी बात। नेक्स्ट जो बात है वो है प्लान वेग किस पर निर्भर नहीं करता। तो सबसे पहले तो प्लान वेग का मतलब मैंने समझाया था कि प्लान वेग होता है वह वेग या वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी से भेजने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर पृथ्वी का कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो वापस कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो हम लोग किस वेग से किसी वस्तु को भेजें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, तो वो वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो वेग है 11.2 किलोमीटर
पर सेकंड। यह न्यूनतम वेग अगर हम लोग देंगे तो ये लेकर के वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और स्वयं वापस लौटकर नहीं आ पाएगी। तो यह वेग जो वस्तु को प्लान करा रहा है, पृथ्वी से बाहर भेज रहा है, इसी को कहा जाता है क्या? पलायन वेग। ठीक है, तो प्लायन वेग की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। प्लायन वेग वह वेग है या वह न्यूनतम वेग है, ज्यादा सही वर्ड है, वह न्यूनतम वेग है जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर भेजने पर वह स्वयं वापस लौटकर ना आए। क्लियर है? अब प्लायन वेग का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √2gr। ये प्लायन वेग का फॉर्मूला है। क्लियर? g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और g का फॉर्मूला होता है gm/r²। ठीक है, अगर मैं इस g की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो v इज इक्वल टू √2gm/r² इंटू ये वाला r काटेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा आपको √2gm/r। तो प्लायन वेग का फॉर्मूला चाहे तो ये याद रख सकते हैं, चाहे तो आप ये याद रख सकते हैं। इसमें जब 2 की, g की, m किसका है? मास है। किसका मास है? पृथ्वी का। मास ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका मास है, और उसकी रेडियस, इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी वस्तु अगर 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जा सकती है तो ही वो पृथ्वी से बाहर जा पाएगी, वरना नहीं जा पाएगी। तो प्लायन वेग के फॉर्मूले के अंदर v इज इक्वल टू √2gm/r है। तो यहां पे m मास किसका है? पृथ्वी का मास है। क्लियर? मतलब प्लायन वेग पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी प्लायन वेग उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे पृथ्वी का मास और पृथ्वी की रेडियस लिखोगे तो पृथ्वी का प्लायन वेग मिल जाएगा, यानी पृथ्वी पर प्लायन वेग मिल जाएगा किसी वस्तु को भेजने के लिए। अगर मून का मास और मून की रेडियस रख देंगे तो मून पर प्लायन वेग का मान मिल जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ग्रहों का मास अलग अलग होगा तो उनका प्लायन वेग भी अलग अलग होगा। तो स्टेटमेंट हो गया कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लिए प्लायन वेग का मान भी क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न ग्रहों के लिए प्लायन वेग का मान भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि कारण आपको पता है भिन्न भिन्न ग्रहों का मास भी भिन्न भिन्न है, रेडियस भी भिन्न भिन्न है, तो प्लायन वेग भी अलग अलग होगा। अब मुझे बताइए प्लायन वेग में कहीं वस्तु का द्रव्यमान आ रहा है क्या? आप कहेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान m तो कहीं है ही नहीं वस्तु का, वो तो प्लेनेट का मास है। तो वस्तु का द्रव्यमान इस फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं, मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर प्लायन वेग निर्भर भी नहीं करता। तो प्लायन वेग जब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं के लिए प्लायन वेग का मान समान है। सभी वस्तुओं के लिए प्लायन वेग का मान समान है, क्योंकि सभी वस्तुओं का प्लायन वेग का मान समान क्यों है? क्योंकि प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वस्तु हल्की हो चाहे वस्तु भारी हो, सभी के लिए प्लायन वेग का मान क्या हो गया? समान है। आई थिंक क्लियर है आपको ये बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो दो बातें हो गई, प्लायन वेग का मान ग्रह के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, तो ग्रह का द्रव्यमान अलग अलग होगा, इसलिए प्लायन वेग का मान भी अलग अलग होगा। दूसरा, प्लायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वस्तु कैसी भी हो, हल्की हो चाहे भारी हो, सभी को प्लायन वेग समान देना पड़ेगा, और वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चाहे आप छोटी वस्तु को भेजो, चाहे आप बड़ी वस्तु को भेजो, चाहे रॉकेट को भेजो, सभी को भेजने के लिए आपको प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लायन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हाँ सही है। गुरुत्वीय त्वरण पे, जी गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, इस पे तो करता है भाई। पृथ्वी की त्रिज्या पे, रेडियस पे भी कर रहा है भाई, करता है। इनमें से ये तो कुछ है ही नहीं। तो किस पे निर्भर नहीं करता? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई। प्लायन वेग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर किसके तुल्य होता है? 1 kWh किसके तुल्य होता है? मतलब इसमें कितने जूल होते हैं?
तो KWH वैसे तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है, ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है, वो होता है KWH, किलोवाट घंटा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किसके तुल्य, कितने जूल होते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किलो, किलो का मतलब होता है 1000 इंटू वोट की जगह मैंने लिख दिया वोट इंटू आर, 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। 60 इंटू 60 कितने हो गए, 3600 सेकंड। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1000 इंटू वाट इंटू 3600 सेकंड। तो 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और क्या बचा, वोट इंटू सेकंड। वोट इंटू सेकंड को कहा जाता है जूल। तो ये आंसर क्या बनेगा, 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। क्लियर। अब 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल जो आया है आपका आंसर, क्या इस फॉर्म में कहीं ऑप्शन है, नहीं है। मतलब आपको इसको 10 की पावर 6 में कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको मेथ्स का रूल पता है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को सेम से मल्टीप्लाई या सेम से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो बात तो एक ही है, पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इससे। तो इस 10 को तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, 36 इंटू 10 की पावर 1 और 5 6, और ये 10 का नीचे डिवाइड हो गया, तो ये कितना बन गया, 3.6। तो आंसर आ गया आपके 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, बी। क्लियर है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, और किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट है, व्यापारिक मात्रक है। क्लियर आई थिंक। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई माइक्रोफोन। मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूं तो इसमें इनपुट क्या हो रही है, ध्वनि हो रही है। तो ध्वनि इनपुट हो रही है और इससे ये विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। सितार को तो अपन हाथ से मूव करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को वो ध्वनि में बदलता है। ठीक है, वाद्य यंत्र में भी सेम होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत लेता है और ध्वनि बाहर निकालता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। क्लियर है। तो ये बात हो गई कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल रहा है, ध्वनि को विद्युत में बदलता है माइक्रोफोन। तो आई थिंक आपको यहां तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है, गलत है। ऊर्जा एनर्जी जो होती है, ऊर्जा का एमकेएस मात्रक अर्ग नहीं होता। ऊर्जा का एमकेएस मात्रक जो होता है वो होता है जूल, और जूल को बोलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऊर्जा का एमकेएस मात्रक होता है जूल, जूल को ही कहा जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, बिल्कुल होता है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो अगर यूनिट निकालें, डी का मतलब यहां क्या है, विस्थापन है, एफ यानी फोर्स होता है। तो यूनिट निकाले तो बल का मात्रक अभी अपन ने निकाला न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो सही है, कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ऑप्शन क्या जाएगा, केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। क्लियर। देखिए फिजिक्स के अंदर सारा खेल है फॉर्मूलेस का। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। पर फॉर्मूला नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो रटना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले बायो के क्वेश्चन से, तो ये थे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे, टेस्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, पेपर के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच।